हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस की कि भाई ड्रग कैसे डिस्कवर होती है। कोई भी मेडिसिन है तो वो कैसे डिस्कवर होगी, फिर उसके बाद वो कैसे डेवलपमेंट होने के बाद मार्केट तक कैसे आती है और उसमें क्या क्या स्टेजेज होती हैं। इस पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इसके बहुत सारे फेजेस हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर एक ड्रग को आपको रिसर्च से लेकर मार्केट तक लॉन्च होने में आने में लगभग लगभग 12 से 15 साल का समय लग जाता है। 12 टू 15 ईयर लग जाता है। डे बाय डे इन मॉडर्न एरा हम लोग एआई का यूज करके, एमएल का यूज करके, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज एंड बहुत सारे और कंप्यूटेशनल मेथड हैं जिनके थ्रू हम इस टाइम को और रिड्यूस करते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आज भी इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिसर्च में से आती है कि भाई किसी भी ड्रग को आप कैसे डिस्कवर करोगे। तो डिस्कवर करना एक अलग फेज है, उसके बाद डिस्कवर करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर करना और मार्केट में लॉन्च करना, ये एक अलग फेज है। तो पहली बात आती है डिस्कवरी, और या हम इसको कह सकते हैं प्री डिस्कवरी या बेसिक रिसर्च। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या है, अगर मैंने बात की, अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना कि भाई डिजीज हो क्यों रही है। तो हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, बेसिक, अगर बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो आप ये समझिए कि हमारी जो बॉडी का पूरा फंक्शन है वो 3 इंपॉर्टेंट स्टेज है जिन पे डिपेंड करता है। एक तो हमारा जो मास्टर मॉलिक्यूल है, जहां पे सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो क्या है, डीएनए। इसी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म्स डेवलप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन, प्लांट्स हो गए, अदर एनिमल्स हो गए, तो सबका डीएनए का एक यूनिक स्ट्रक्चर है, या मैं कहूं एक सीक्वेंस है। तो दैट्स व्हाई, दिस इज व्हाई कि हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। इसको हमने जस्ट लाइक हम ये समझे कि जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका यूज करके आप कोई भी आर्टिकल राइट कर सकते हो, स्पेलिंग राइट कर सकते हो, और उसकी अपनी अलग मीनिंग होती है। इसी तरह हर एक लैंग्वेज में अपने यूनिक फॉन्ट्स हैं, यूनिक उनके लेटर्स हैं, हिंदी में भी है। तो अब अगर आप देखें तो ये जो सीक्वेंस है, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल से समझा था, फिर से उस पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे मैंने कहा था BAT बैट, और यहां पे BAT जो है सिर्फ 3 लेटर है और इसकी एक मीनिंग निकल के आ रही है। लेकिन अगर मैं इसकी फर्स्ट पोजीशन पे बी को रिप्लेस कर दूं सी से, तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या इसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। मैंने कहा MANGO मैंगो, लेकिन अगर मैं इसमें से मैन और गो अलग कर लूं तो 2 अलग अलग मीनिंग्स निकल के आएंगी। तो इसलिए जो डीएनए के सीक्वेंस है ATGC, उनके पैटर्न के बेसिस पे हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग देखें इंडिविजुअल, सारे के सारे ह्यूमन होमो सैपियंस में, तो वी आर 99.9% सिमिलर। हम लोग लगभग 99.9% सिमिलर है। अब आप ये समझिए कितना ही ज्यादा यहां पे सेंसिटिव डेटा होगा डीएनए का कि ओनली 0.1% के डिफरेंस पे इतने ज्यादा वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं कि हर एक का एक यूनिक फेस है, पर्सनालिटी है, बिहेवियर है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा डीएनए, जिसके बेसिस पे हर एक ऑर्गेनिज्म का, समझ लीजिए, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है जो सबके सेल्स में स्टोर्ड है। अब डीएनए कोड करता है आरएनए को,
आरएनए एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। जो भी फंक्शनल पार्ट है हमारा, कि जो भी फंक्शन परफॉर्म होना है वो कौन करेगा? प्रोटीन। लेकिन कौन सी प्रोटीन बननी है, इसका मैसेज या इसकी कोडिंग डीएनए आरएनए के थ्रू करेगा और प्रोटीन कोड होगी। इसको सेलुलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो अब मानी बात है, जैसे अगर कंप्यूटर साइंस में हम लोग देखें या लैंग्वेज राइटिंग में देखें कि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो 100% जो मीनिंग है वो बदल जाती है और फिर उसके बाद जो है पूरा का पूरा कहानी ही, स्टोरी ही चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में चतुर की स्पीच में कुछ लेटर के डिफरेंसेस पे कितना ज्यादा चेंजेस हो गया था। तो ये जो चीज है हमारा डीएनए सीक्वेंस, ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो एक वर्ड, एक न्यूक्लियोटाइड यानी एक अल्फाबेट चेंज करने पे काफी कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो अब बात आती है कि जो हमारे फंक्शनल मॉलिक्यूल है यानी प्रोटीन है, उसका एक यूनिक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट तो ये होता है कि अगर कोई भी डिजीज हुई है तो हम सबसे पहले ड्रग डेवलपमेंट करने या डिस्कवर करने से पहले पहले ये तो समझेंगे कि डिजीज आखिर हुई किस वजह से, कहां पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये एक प्रोटीन है, एक लॉक। तो ये जो लॉक है, आप देख रहे हैं, ये जो लॉक है इसका एक यूनिक शेप है और ये इसकी की है। ठीक, तो अब ये जो की है, इस की से हम इस लॉक को लॉक भी कर सकते हैं और हम इसको अनलॉक भी इसी की से कर सकते हैं। देखिए लॉक ओपन भी होगी। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि भाई ये जो की है जो इसी लॉक की है, लेकिन अब ये इसमें काम नहीं कर रही है, ये तो हम 100% ये जरूर चेक करना चाहेंगे कि भाई कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, और ये जो की है ये क्यों इसमें फिट नहीं हो पा रही है। और अगर ये नहीं फिट हो पा रही है तो हम इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक दूसरी की भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो की है इसको आप कह सकते हो ये ड्रग है और ये वो प्रोटीन है डिजीज कॉजिंग, जिसकी वजह से किसी वजह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो दिस इज एक हमने छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में, ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में सबसे पहले इन विवो और इन विट्रो स्टडी होती है। इन विवो का मतलब और इन विट्रो का मतलब, ये जो वर्ड्स हैं, इन विट्रो का मतलब होता है कोई भी चीज अगर टेस्ट ट्यूब में हो रही हो यानी लैब में हो रही हो तो हम उसे कहते हैं इन विट्रो। वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जैसे मैं कोई टेस्ट कर रहा हूं, लेबोरेटरी में है और वो लैब में है, टेस्ट ट्यूब में है, हम उसमें टेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? दिस इज इन विट्रो। लेकिन अगर हम वही एक्सपेरिमेंट किसी लिविंग सेल में करें, लिविंग एनिमल में करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम परफॉर्म करें तो उसको इन विवो कहते हैं। और एक और टर्म है जो आजकल ट्रेंडिंग है जिसको कहते हैं इन सिलिको, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कंप्यूटर में हो रहा है तो इन विवो मीन्स इवेंट एक्सपेरिमेंट टेकिंग प्लेस इन नेचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इन विट्रो मीन्स इन टेस्ट ट्यूब लेबोरेटरी में, और इन सिलिको मीन्स इन कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में जो चिप्स है वो सिलिकॉन की बनी हुई है, दैट्स व्हाई हमने टर्म यूज किया इन सिलिको। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि हमने डिस्कवर किया कि भाई व्हाट इज द टारगेट। टारगेट क्या है कि उस प्रोटीन को फाइंड आउट करना जिसकी वजह से जिससे डिजीज हुई है। ठीक है, तो अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो 100% अब आप उसके अगेंस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना चाहेंगे, डिस्कवर करना चाहेंगे
जो उसके साथ प्रॉपर फिट हो सके। जैसे कि लॉक अगर है लॉक और उसको आपको ओपन करना है तो आप यू विल ट्राई कि भाई शायद किसी न किसी की से ओपन हो जाए, कोई मास्टर की हो या कोई की उसमें फिट हो जाए। तो इस तरीके से हर एक प्रोटीन का एक यूनिक शेप एंड स्ट्रक्चर होता है और उस बेसिस पे उसका फंक्शन डिपेंडेंट होता है। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन क्या है, जस्ट लाइक है, जैसे मैंने कहा ये वायर है, एक स्ट्रक्चर है। मैंने कहा ये बिल्कुल सीधा एक वायर है प्राइमरी, लेकिन अब ये अलग अलग तरीके से फोल्ड हो सकता है। जैसे मैंने कहा ये अब अलग तरीके से हो गया, इसका एक यूनिक शेप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया दिस वे। तो इन चीजों को विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न कंप्यूटेशनल मैथड हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैसे फोल्ड हो रही है, कैसे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, और कहीं ना कहीं इस पैटर्न में, इस फोल्डिंग में अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। दिस इज नोन एज टारगेट आइडेंटिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? टारगेट आइडेंटिफिकेशन, कि आपने अपना टारगेट फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आती है बात कि अब आप ट्राई करेंगे कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कि उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, यानी कि उस पर्टिकुलर टारगेट के साथ प्रॉपर फिट हो सके। जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा ये जैसे हर एक पेन का एक कैप होता है, तो आप देखेंगे अब ये पेन है, इसका यूनिक कैप ये है, तो प्रॉपर तरीके से फिट ये इसी पेन के साथ हो सकता है। अगर मैं इसको दूसरे पेन के साथ ट्राई करूं, दिस वन, तो ये उतना प्रॉपर वे में देखिए फिट नहीं हो रहा है ना। तो इस वजह से एवरी प्रोटीन का एक यूनिक शेप है और उसके साथ यूनिक टाइप के मॉलिक्यूल्स ही इंटरैक्ट कर सकते हैं या फिट हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि भाई भारत में हम लोगों के पास एक बहुत वास्ट फील्ड है, क्योंकि अगर आप देखें तो हम अपने डेली लाइफ में भी लोगों को आइडिया रहता है कि जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो आपको कहा जाएगा आप अदरक वाली चाय पी लो। ठीक है, अगर किसी को चोट लगी है तो कहते हैं कि हल्दी वाला दूध पी लो। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पे रिटर्न है? हमारे यहाँ पूरा इसका वेदा है, जिसको कहते हैं आयुर्वेदा। ठीक, तो आयुर्वेद में बहुत सारे प्लांट्स के जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्क्राइब है। अब अगर हम इसको मॉडर्न प्रोसेस में हो क्या रहा है कि एक्सट्रैक्ट करके लोग ये देखना चाह रहे हैं, तो उसको लोगों ने टर्म दे दिया। जैसे अदरक की बात करें, जिंजर की, उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिंजर बैरिन। ठीक है, हल्दी के अंदर कुर्मीसिन नाम का एक कंपाउंड है। तो ये सब चीजें बाद में विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक, जैसे जैसे हम लोग साइंटिफिक लेवल पे और स्ट्रॉन्ग होते चले गए और हमारी मशीनरी और हमारा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होता चला गया, हमने उनको नाम देना शुरू कर दिया, नेमिंग करना शुरू कर दिया। नहीं तो अदरवाइज हमें पता नहीं है कि भाई अदरक वाली चाय पीने से, अदरक का काढ़ा पीने से क्या फायदा होगा, लेकिन फिर भी हमने पिया तो हमको बेनिफिट हुआ। तो अब क्या हो रहा है इस करेंट ट्रेंड में, कंट्री टू कंट्री इसमें एक पूरी समझ लीजिए रेस चल रही है, क्योंकि जिसके पास जितने पेटेंट्स होंगे, जिसके पास जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। जैसे आप देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा पेटेंट्स फार्मास्यूटिकल कंपाउंड के अमेरिका के पास है, यूएसए के पास है। तो इस वजह से आप जितनी भी देखते हैं मार्केट में एक लीडरशिप उनकी है चल रही। तो अगर भारत को भी, हमें भी, जैसे हमारे कंट्री में अभी हम हमारे देश में विकसित भारत संकल्प हमने लिया, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी यूज करें, अपने भी उन चीजों को स्टडी करें जो बाहर के लोग स्टडी करते हैं, और उन्हीं से ही आइडिया लेके वो न्यू ड्रग डिस्कवर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग अपने जो एंशियंट नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको अगर वैल्यू नहीं देंगे, नहीं समझेंगे, तो 100% हम अपनी ही चीजों से वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जो अदर कंट्रीज हमारे ही लिटरेचर से
ड्रग डिस्कवर करके अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टारगेट मॉलिक्यूल और जो भी जितने कंपाउंड्स है, तो कंपाउंड का एक सोर्स क्या हो गया कि मेडिसिनल, जिसको हम लोग हिंदी में औषधि कहते हैं, ये कहाँ है? इनका जो नेचुरल सोर्स था वो तो प्लांट्स था, प्लांट्स में है, बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पति उसमें प्रेजेंट है। और धीरे धीरे आज के ट्रेंड में आप कुछ ऐसे भी हो गए जो केमिकली है, जो कि बाय नेचर प्लांट्स में या एनिमल्स में ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होते। जैसे आप देखें पैरासिटामोल मॉलिक्यूल, अब पैरासिटामोल जो डिस्कवर हुआ उसमें क्या है कि वो एक एनाल्जेसिक है, वो भाई एक पेन किलर भी है और आपका टेम्परेचर भी रिड्यूस करता है, फीवर वगैरह हो तो उसको वो कम करता है टेम्परेचर को। तो ये जो मॉलिक्यूल है ऐसा क्यों कर पा रहा है? तो अगर इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, यानी कि उस लेवल पे वॉच करें, तो हम देख पाएंगे कि हाँ, ये मॉलिक्यूल की एक्टिविटी क्या है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एडीएमई, एब्जॉर्बेशन कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बॉडी में, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा और उसका एक्सक्रीशन कैसे होगा। तो पहला जो हमारा फेज है दैट इज द बेसिक रिसर्च, जिसमें हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि हम वो प्रोटीन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अगेंस्ट हमको ड्रग डेवलप करनी है, हमको कोई कंपाउंड फाइंड आउट करना है। तो अब अगर मैंने कहा कि हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है, अब टारगेट मॉलिक्यूल में से अगर भाई हमने फॉर एग्जाम्पल कि अगर भाई कभी कोई लॉक हो गया, चाबी मिस हो गई, तो उसको ओपन करने के लिए यू विल ट्राई कि घर में जितने भी कीज हैं उसको आप यूज कर सकते हो। यहां पे लॉक को तोड़ने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के पास जाओ ओपन, जो कि यही काम करती हो कि भाई लॉक को अनलॉक करती हो, तो आपको पता उनके पास एक कलेक्शन होगा, एक पूरी की का बहुत बड़ा सेट होगा। तो इसी तरह हमने ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके मॉलिक्यूलर लाइब्रेरीज बना ली कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है लाइब्रेरीज में। अब ये लाइब्रेरी क्या कहा है, इन सिलिको फॉर्म में भी है। तो इनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ट्राई करेंगे कि सबसे पहले अगर कोई ऐसा डिजीज वाला टारगेट हमें मिला है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास से जो पहले से डिस्कवर्ड कंपाउंड्स हैं उनमें से हाउ मेनी पॉसिबल जो बेस्ट फिट हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस इज अ लॉक। तो हम ये पहले देखेंगे कि भाई हाँ, इसमें कौन कौन सी की फिट हो सकती हैं। तो अब मानी बात है कि अगर मैं इसमें कोई बहुत बड़ा की या कोई दूसरा मॉलिक्यूल फिट करना चाहूं, तो मुझे तो अंदाजा लग जाएगा ना कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि ये फिट होगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कीज होंगे जो फिट हो रहे हैं, फिट होने के बाद उनका मूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन एक स्टेज पे आके वो रुक जा रहा है। तो अब जो कंपाउंड्स प्रॉपर फिट हो रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह ब्लॉक को ओपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात तो अलग है, लेकिन फिट हो सकते हैं। तो जितने भी कंपाउंड फिट हो सकते हैं उनको हम टर्म दे देते हैं हिट्स। क्या बोलेंगे? हिट्स। ये क्या है? हिट्स हो गया। अब जो हिट्स हैं उनमें से हम ट्राई करेंगे कि उन्हीं में से ही लीड कंपाउंड आएगा। लीड कंपाउंड यानी कि वो की होगी फाइनल कुछ जो आपके लॉक को ओपन कर दे, यानी जो जिस वजह से वो प्रोटीन में अपना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही थी, या जो भी उसका डिजीज कॉजिंग का मैकेनिज्म था उसको वो इनहिबिट कर दे, या जो भी कॉज था उसको क्योर कर दे। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा? लीड कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज नंबर 1 टारगेट आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2 कि भाई टारगेट आइडेंटिफाई हो गया तो हाउ मैनी हिट्स हो सकते हैं, यानी कि वो सारी लिस्ट कि हमने फिल्टर किया भाई ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि ये फिट होगा, यानी ये ड्रग नहीं बन सकता उस मॉलिक्यूल के अगेंस्ट, यानी हमने उसको रख दिया नॉन ड्रग्स की कैटेगरी में। लेकिन जो फिट हो सकते हैं उनको हमने रख दिया ड्रग्स की कैटेगरी में, यानी कि उनको हमने कहा कि ये जो है हिट्स हैं जो लीड कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?
अब बात आती है कि जब ये हो गया, लीड हो गया, तो हमारी अगली स्टेज आएगी जिसको हम कहते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन। कि भाई हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि 1000 में से 50 बेस्ट कीज हैं जो कि फिट हो सकती है। अब 50 में से हमने और रिफाइन करके कह दिया 5 हैं जो बेस्ट पॉसिबल है, उस लॉक को अनलॉक कर सकती है, यानी डिजीज को क्योर कर सकती है। लेकिन आउट ऑफ 5 में से कोई एक वन होगा जो बेस्ट होगा, जिसका कोई जो प्रॉपर तरीके से फिट होगा और बिल्कुल 100% इफेक्टिव हो, सेफ हो और उसका साइड इफेक्ट ना हो। ये सारे एनालिसिस पे हम जब बात करते हैं तो इस प्रोसेस को फाइनल कहते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन। तो आपका ये फेज हो गया, और जब लीड ऑप्टिमाइज हुआ तो हम उसको फिर वैलिडेट करते हैं कि हाँ भाई प्रॉपर तरीके से लीड ने जो हमारा कंपाउंड है वो हमने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, तो यहां तक की जो है रिसर्च, इसको हम लोग कहते हैं क्या कि ये हमारा डिस्कवरी या प्री डिस्कवरी का फेज है, पहला। अब आता है नंबर 2। जब आपने लीड कंपाउंड आपको मिल गया, आपने उसको बिल्कुल क्लियर कर लिया कि हाँ भाई ये है, दिस इज द वन बेस्ट। अब आती है नंबर 2 स्टेज जिसको कहते हैं प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल रिसर्च, यानी कि प्री क्लिनिकल रिसर्च में हम उसको इन विट्रो इन वाइवो लेवल पे उस पे काम करना आप शुरू करेंगे। जब मॉलिक्यूल आ गया तो भाई लैब में भी होगा, लैब में होने के बाद हम उसको फिर कुछ जो हमारे लिविंग लेबोरेटरीज हैं जिनको हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर मूवीज वगैरह में कि जो ड्रग का ट्रायल है वो माउस पे हो रहा है, रैबिट पे हो रहा है, कुछ अदर एनिमल्स हैं उन पे हो रहा है। इसकी पूरी लिस्ट है मॉडल ऑर्गेनिज्म, उस पे भी हम लोग बात करेंगे किसी अदर सेशन में कि जब ये मॉडल ऑर्गेनिज्म होते क्या है। इन शॉर्ट ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पे मेडिसिन या ड्रग का ट्रायल किया जाता है। इनके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, क्योंकि हम किसी भी एनिमल पे ऐसे ही नहीं ट्राई कर सकते, क्योंकि उनकी भी लाइफ है और उनको भी हम उनकी लाइफ के बारे में भी हमको सोचना है। तो ऐसा ही नहीं है कि हमने हिट एंड ट्राई जो है ऐसे ही बस उन पे कर दिया, तो इनके भी बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उनको जो क्वालिफाई करते हैं उस लेवल पे सम लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे माउस हो गया, मस्कुलस उसका साइंटिफिक नेम है, ऐसे ही रैटस नॉर्वेजिकस है, नॉर्वे रैट। इसी तरह आपके सम ऑफ द मंकीज हैं, कुछ आपका ये कैनस ल्यूपस फेमेलारिस रैबिट है। तो इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। एक बड़ा फेमस मॉडल ऑर्गेनिज्म है कैविया पोर्सिलस, कॉमन नेम गिनी पिग। तो ये सारे जो है इन पे टेस्ट करके लोग देखते हैं कि भाई हाँ ह्यूमन लाइफ पर रिस्क लेने से पहले हम ये देख लें कि भाई क्या ये पर्टिकुलर एनिमल मॉडल में सही काम कर रही है मेडिसिन। तो ये जो है रिसर्च, ये क्या हो रही है प्री। इसमें भी हम उनकी बॉडी में वही चीजें चेक करेंगे जो ह्यूमन बॉडी में आगे चल के हम करने वाले होंगे, जिसको कहेंगे एडीएमई, एब्जॉर्बेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जब वहां पे हमको डिजायर रिजल्ट मिलेंगे परफेक्ट कि हाँ भाई ये बिल्कुल एनिमल में बिल्कुल सेफ काम कर रही है, प्री क्लिनिकली ये डिजायर रिजल्ट दे रहा है, तो अब इसके बाद जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है या स्पॉन्सर्ड जो कंपनीज हैं जो ड्रग डेवलपमेंट या डिस्कवरी प्रोसेस में एंगेज हैं, काम कर रही हैं, वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन से फिर आगे एप्लीकेशन एक राइट करेंगे रेगुलेटरी एजेंसीज को, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। क्योंकि अब यहां पे आपको इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपने फाइंड आउट की कि हाँ भाई मैंने एनिमल मॉडल पे भी रिसर्च कर ली है, ये पूरी पर्टिकुलर जो भी आपका डेटा उसमें आया है वो एंटायर डेटा आपको इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के थ्रू रेगुलेटरी एजेंसीज को राइट करना पड़ता है, इस बात की परमिशन लेने के लिए कि आप ट्रायल ह्यूमन पे कर सकें, जिसको क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, इन शॉर्ट IND एप्लीकेशन, IND एप्लीकेशन,
ये रेगुलेटरी एजेंसीज के पास भेजी जाती है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए का। इसी तरह भारत में, इंडिया में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे जो एजेंसीज हैं, इनके पास आपको ह्यूमन ट्रायल के लिए, परमिशन के लिए प्री क्लिनिकल रिसर्च और इससे पहले का जो डेटा है वो आपको पूरा एंटायर प्रोवाइड करके एक एप्लीकेशन राइट करनी होती है, जिसको IND एप्लीकेशन कहा जाता है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये हो गए दो फेज। नंबर 1 डिस्कवरी, प्री डिस्कवरी, जिसको हमने कहा बेसिक रिसर्च। नंबर 2 प्री क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें हमने इन विट्रो इन विवो स्टडी की, एनिमल मॉडल पे भी रिसर्च हो गई, और हमने फाइनली इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन सारे अपने डेटा के साथ राइट करके FDA को या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेज दिया। किस लिए? कि हम अब ह्यूमन ट्रायल के लिए हमको परमिशन दी जाए। तो अब वहां पे अगर ये अप्रूव आपकी एप्लीकेशन हो जाती है, तो देन फिर आता है थर्ड फेज, जिसको कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च या ह्यूमन ट्रायल। और ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव फेज है, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले हम बहुत सारे इसमें छोटे छोटे फेजेस में टेस्ट करते हैं। कि जैसे अगर आप देखें तो कई सारे हॉस्पिटल्स, जस्ट लाइक जैसे एम्स में हो गया, तो वहां पे वॉलेंटियर्स होते हैं जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से फॉर्म भरते हैं कि हाँ भाई मैं ये ट्रायल में, ह्यूमन ट्रायल में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिनका क्योर नहीं पॉसिबल है। तो लोग उस कंडीशन में, अब जिसके पास नहीं पॉसिबल है कि भाई क्योर है नहीं, तो वो ये रिस्क लेने को तैयार हो जाता है कि नहीं नहीं मैं ट्रायल करता हूं। तो उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है। उस बेसिस पे पहला क्या है कि ग्रुप में लोग सिलेक्ट करते हैं कि भाई चलो 1 से 10 तक लोगों पे कर लेंगे, 1 to 10। अब उस स्टडी को के बेसिस पे देखेंगे कि भाई उनमें भी वही सेम चीज, ADME, एब्जॉर्बेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, कि भाई उस पर्टिकुलर पर्सन पे कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसा दिक्कत तो उसे नहीं हो रही है कि भाई। तो वो पूरा मॉनिटर होता है हॉस्पिटल्स में, जिसको हम लोग कह रहे हैं ये फेज 1 हो गया। फिर फेज 2 में अब हम करेंगे कि 100 से 200 के बीच में, मोर देन 100 पे हमने अब ट्रायल करके देखा और फिर एनालिसिस किया कि क्या कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या पर्टिकुलर मेडिसिन सेफ है, क्या वो उसकी एफिकेसी करेक्ट है, बिल्कुल वो प्रॉपर काम कर रही है, वो भी हमने किया। फिर उसके बाद फेज 3, तो फेज 3 में अगेन फिर हम थाउजेंड्स ऑफ लोगों पे है करते कि भाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे ट्रायल किया गया। तो अब वो और ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा है तो और ज्यादा आपका डेटा क्लियर आता जाएगा कि हाँ भाई ये मेडिसिन प्रॉपर इफेक्ट कर रही है। तो यहां पे अगर हम देखें तो सेफ्टी क्या है उस ड्रग की, एक चीज है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि भाई ड्रग जो है वो बॉडी में कैसे, किन किन रूट से, किन किन टारगेट से कैसे वो गुजरेगी और क्या इफेक्ट होगा, जो ADME में हमने ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो सारे पैरामीटर्स पे वो ड्रग की एनालिसिस होगी। फिर उसकी एफिकेसी होगी कि भाई कि वो प्रॉपर तरीके से सभी में काम कर रही है, या कुछ ऐसा आया कि कुछ इंडिविजुअल्स में नहीं आया, तो उनको भी मॉनिटर किया जाएगा कि क्या रीजन रहा। और फिर उसके बाद बात आती है कि एफिकेसी लास्ट में कुछ एक ऐसे भी होंगे ट्रायल, जो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है प्लासिबो। जैसे एक ग्रुप में हमने एक सिर्फ मेडिसिन दे दी, लेकिन उसमें कोई कंपाउंड है ही नहीं, जस्ट लाइक जैसे कभी कभी ऐसी जो नींद वाली जो है दवाएं, उनके साथ ऐसा होता है जो स्लीप में कि भाई अब किसी को जैसे बिल्कुल उसकी आदत लग गई। तो अब कभी कभी आप देखेंगे कि सिर्फ अगर पेशेंट को आपको ये दे दिए कि इसमें ये आपको मेडिसिन दी गई, तो वो सिर्फ एक सेल्फ आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन से कि आपने मेडिसिन खाई है, उसी से ही उसको नींद आ जाएगी और उसे रिलीफ फील होने लगेगा। ऐसा भी, तो ऐसे मेडिसिन को कहते हैं प्लासिबो। प्लासिबो मीन्स कि जिसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन हाँ
मेडिसिन के फॉर्म में पेशेंट को दिया जा रहा है और उसे नहीं पता है कि उसमें कंपाउंड नहीं, तो वो ये देखने के लिए कि जो लोग वॉलंटियर इसमें इन्वॉल्व है क्लिनिकल में एग्जैक्टली मेडिसिन काम कर रही है या तो एक ग्रुप को हमने प्लासिबो दिया, एक ग्रुप को हमने एक्चुअली मेडिसिन दी। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो वाकई में अगर वो मेडिसिन हो गई तो आपको दिखेगा कि जो रिलीफ हो रहा है वो उस ग्रुप को मिल रहा है जिसको एक्चुअल कंपाउंड यानी एक्चुअल ड्रग दी गई है। जिन लोगों को प्लासिबो दिया गया है वो लोग बताएंगे अपना कि भाई नहीं नहीं हमें तो वो रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो दैट्स वाई ये सारे जो टेस्टिंग है ये भी होते हैं जिनको क्लिनिकल ट्रायल में करते हैं। जब आपका क्लिनिकल ट्रायल ये थर्ड फेज जो है यानी कि पहला डिस्कवरी, प्री डिस्कवरी, बेसिक रिसर्च, दूसरा प्री क्लिनिकल ट्रायल, तीसरे लेवल पे अब हम आ गए जिसको हमने कहा क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल पे भी, और वो भी हमने अगर सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया और हमें सारे रिजल्ट हमारे पॉजिटिव आए और हमें बिल्कुल लगा कि हाँ वी आर श्योर कि दिस इज जे पर्टिकुलर ड्रग जो है डेवलप की जा सकती है, तो हम इसको फाइनल अप्रूवल के लिए भेजते हैं रेगुलेटरी रिव्यू एजेंसीज के पास अगेन। और अब जो ये एप्लीकेशन है इसको कहते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी एनडीए। एनडीए एप्लीकेशन पहली वाली क्या थी? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब कौन सी जा रही है? जो हमने एनिमल मॉडल पे परफॉर्म करके भेजी थी वो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन थी, आईएनडी। अब जो जाएगी वो ह्यूमन ट्रायल के बाद जा रही है तो उसको हमने टर्म दिया न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एनडीए एप्लीकेशन। अगेन वही एजेंसीज है जस्ट लाइक एफडीए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब वहां पे वो इसका पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे आपके। अब एंटायर डेटा फिर से जाएगा, वो पूरा का पूरा डेटा जो अब तक आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व हुआ है वो आपको विद दिस एप्लीकेशन साथ में भेजना होगा। तो ये आपका स्टेज आ गया फोर्थ, जहां पे हमने उसको रेगुलेटरी रिव्यू के लिए और फाइनल अप्रूवल के लिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एनडीए एप्लीकेशन के थ्रू अपना डेटा सबमिट कर दिया। अब वहां के जो रिव्यूअर्स होंगे, एक्सपर्टीज होंगे, उनका पैनल ये डिसाइड करेगा कि हाँ भाई आपकी जो पूरी की पूरी रिसर्च ड्रग है वो वाकई में सेफ है, उसकी एफिकेसी सही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हाँ इसको हम अप्रूवल कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ आपके फेवर में होता है तो आपकी ड्रग अप्रूव हो जाएगी, फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि अब ये मैन्युफैक्चर की जा सकती है। उसमें बहुत सारी और भी है चीजें, जैसे कि भाई आपको ये भी कि भाई ये टैबलेट फॉर्म में जाएगी, इंजेक्शन फॉर्म में जाएगी, आपकी जो है कैप्सूल फॉर्म में जाएगी, कैसे कैसे होगा, तो ये सारी चीजें आपको देनी होती है। और फाइनल जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो अब आप इलिजिबल हो जाते हैं, यानी वो कंपनी अब इलिजिबल हो गई उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब वो ड्रग जब मैन्युफैक्चर हो जाएगी तब आपका ये जो स्टेज है, जो कि हमने अभी फोर्थ स्टेज भी अब क्वालिफाई करके आ गए, अपनी हमारी ड्रग अप्रूव भी हो गई और मैन्युफैक्चर भी हो गई, देन इसके बाद भी अभी एक लेवल पे एनालिसिस और होगी। वो क्या है? पोस्ट मार्केट सेफ्टी मॉनिटरिंग। पोस्ट मार्केट सेफ्टी मॉनिटरिंग ये हमारा फिफ्थ फाइनल स्टेज है। अब जब वो ड्रग मार्केट में निकल गई तो अब जहां जहां डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो पेशेंट्स को कैसा फील हो रहा है, उनका जो डेटा हॉस्पिटल्स में चला, तो वो जो आप देखते हैं पूरी शीट जो भरी जाती है पूरी, वो पूरा का पूरा डेटा क्या है कि वो एनालिसिस करेंगे। भाई ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म पे जाके कहीं ये ड्रग कुछ टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, हाउ मैनी पेशेंट्स आर एलर्जिक टू दिस मेडिसिन, ये सारी चीजें देखी जाएगी। तो इसके साथ साथ ये सारी चीजें आपके सेफ्टी सर्विलेंस में चलती रहती हैं और इसको पॉइंट आउट किया जाता है कि कहां कहां, क्योंकि अब कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, वो अब वर्ल्ड वाइड लोग यूज कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना हैवी और कितना वास्ट
डेटा होगा जो प्रोड्यूस होगा, और उसको एनालाइज करना होगा कि भाई कहाँ कहाँ पे वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट आ रहा है, साइड इफेक्ट आ रहा है तो क्या आ रहा है, कहीं किसी का जो टॉक्सिक इफेक्ट है तो कितना परसेंट आ रहा है, उस बेसिस पे उस मेडिसिन को आगे कंटिन्यू करना है, या अगर किसी स्टेज में पता लग रहा है कि नहीं दिस इज मेडिसिन इज इन लॉन्ग टर्म पे ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के लिए बहुत हार्मफुल है, उसको डैमेज कर सकती है, तो किसी भी स्टेज पे वो बैन भी की जा सकती है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी सेफ्टी सर्विलेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जो हमने, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हमने ट्राई किया कि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सके कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होती क्या है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म अगर आपको लगता है कि हाँ और कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, कमेंट करके सर्च करिएगा नेट पे मॉडल ऑर्गेनिज्म, उनमें से कुछ लिस्ट जो मिले आपको एक आध, उसको सर्च करिएगा, देखिएगा, भेजिएगा, तो आपको बेटर जो है और भी क्लियर आइडिया लगता जाएगा। और आगे फिर हम लोग ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और हमारा मोटिव यही है कि जो भी चीज़ें हैं साइंटिफिक नॉलेज आसान भाषा में आपको समझ में आए, आप समझ पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। और आपको जितना क्लियर होगा, जितना आप, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप ये जो जितनी मेडिसिन हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जो भी कुछ ले रहे हैं, जो खा, आप अपनी बॉडी पे ले रहे, तो अब आप अपने लिए जो खा रहे हैं, अपने लिए जो कर रहे हैं, अगर उसके लिए आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि भाई कैसे वो मैन्युफैक्चर हो रही है, कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हैं तो आप बेटर डिसीजन भी ले पाएंगे, बेटर डिजीज को भी आप समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, और ये ड्रग्स मेडिसिन जो है मार्केट में कैसे कैसे आ रही हैं, कैसे लॉन्च हो रही हैं। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग डे बाय डे अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, और कहते नहीं कि नॉलेज आप जितना शेयर करो, जितना डिस्कस करो, उतना ही वो बढ़ती जाती। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग अगेन किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।